नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। देश में होगी नीम लेपित यूरिया की बिक्री। किसानों को खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। रबी अनुदान के लिए 35 लाख से अधिक किसान पंजीकृत। अब कूड़े से बनेगी जैविक खाद। और बुंदेलखंड में शुरू हुई बागवानी योजना। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश में अब नीम लेपित यूरिया की बिक्री होगी, जिससे इसका उपयोग कम होने और औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल बंद होने से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। नीम लेपित यूरिया जैविक कीटनाशक के तौर पर भी काम करता है। नाइट्रोजन धीरे धीरे रिसने से उर्वरक की जरूरत 10% कम होगी और पैदावार भी 10% तक बढ़ेगी। यूरिया को किसानों के लिए सब्सिडी के साथ 5,360 रुपए प्रति टन के भाव पर दिया जाता है। पहले इस सस्ते भाव के यूरिया का उपयोग गैर कानूनी तरीके से पेंट और प्लाईवुड उद्योग में किया जाता था। इस मौसम के साथ साथ आने वाले दिनों में भी यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने कम वर्षा से प्रभावित किसानों को खाद्यान्न की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कम वर्षा के चलते प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रोस्टर के अनुसार पानी की आपूर्ति तिथिवार किए जाने का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कराएं, जिससे किसान अपनी फसल की बुआई की योजना बना सकें। इसके साथ ही अधिकारियों को किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने के साथ पंजीकृत किसानों को रबी फसल के लिए गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि के प्रमाणित बीजों का वितरण भी प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसल में डीबीटी खातों में अनुदान का सीधे अंतरण का लाभ दिया गया था, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिला है। रबी 2015-16 के लिए भी किसानों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अनुदान का लाभ पाने के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 35 लाख किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण तिथि को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है और अनुदानित बीजों की बिक्री 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। किसान 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं के बीज खरीद सकते हैं। साथ ही जो किसान पूरा भुगतान एक साथ करने की स्थिति में ना हो, वे 1,600 रुपए नगद देकर और 1,400 रुपए प्रति क्विंटल का एक माह का पोस्ट डेटेड चेक देकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को देखते हुए शासन ने पहली बार हमीरपुर जिले में 3 वर्ष के विशेष पैकेज के रूप में करीब 5 करोड़ रुपए से 435 हेक्टेयर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना तैयार कर उद्यान विभाग को इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत संबंधित बागवानी करने वाले किसान को 3 वर्ष तक बाग की देखरेख करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक माह 3,000 रुपए की धनराशि सहायता के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। इस योजना में 870 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश के बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने घर के कूड़े से जैविक खाद बनाने की मशीन बनाई है। मैकेनिकल काव कंपोस्टिंग नाम की यह मशीन मात्र 7 दिनों में बिना बदबू वाली उत्तम जैविक खाद तैयार कर देगी, जबकि अभी तक परंपरागत तरीके से खाद तैयार करने में करीब 6 महीने का समय लगता है। इस मशीन में शुरुआत में प्रतिदिन देसी गाय का गोबर 40 दिन तक डालना पड़ेगा, जिससे सूक्ष्म जीवी पैदा हो सकें। इसके साथ ही हर दिन 100 किलो घर का जैविक कूड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। पहली बार 40 दिन में खाद तैयार होगी। इसके बाद जब एक बार मशीन के अंदर सूक्ष्मजीवी जमा हो जाएंगे तो फिर घर के जैविक कूड़े को डालने पर 7 दिन में ही बढ़िया जैविक खाद तैयार होने लगेगी। साथ ही कूड़े का इस्तेमाल खाद में होने से गंदगी भी दूर होगी। अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। गेहूं की शेष बुआई शीघ्र पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में नमी रहे। गेहूंसा या गेहूं का मामा खरपतवार के नियंत्रण के लिए 75% वाली आइसोप्रोट्यूरॉन 500 से 600 लीटर पानी में 1 किलो घोलकर पहली सिंचाई के बाद लेकिन 30 दिन से पहले छिड़काव करना चाहिए। जौ में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद कल्ले बनते समय करनी चाहिए। चना में बुआई के 45 से 60 दिन के बीच पहली सिंचाई करनी चाहिए
और झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बामेट को 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। मटर में बुआई के 35 से 40 दिन पर पहली सिंचाई तथा गुड़ाई बहुत ही लाभकारी है। मसूर में बुआई के 45 दिन बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि खेत में पानी न भरने पाए। आलू में जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। शीतकालीन मक्का की बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करके सिंचाई कर देनी चाहिए। शरदकालीन गन्ने की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना जरूरी है, जिससे गन्ना सूखने से बच जाएगा और उसमें वजन भी बढ़ेगा। टमाटर व प्याज की ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए पौधशाला में पौध तैयार करने का ये उपयुक्त समय है। राई अथवा सरसों में बुआई के 55 से 65 दिन पर फूल निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1415 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1390 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1410 रुपए, हरदोई की मंडी में 1415 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1405 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2160 रुपए, लखीमपुर में 2120 रुपए, फैजाबाद में 2115 रुपए, हरदोई में 2165 रुपए और शाहजहांपुर में 2150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1620 रुपए, लखीमपुर में 1590 रुपए, फैजाबाद में 1535 रुपए, हरदोई में 1530 रुपए और शाहजहांपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 8560 रुपए, लखीमपुर में 8375 रुपए, फैजाबाद में 8300 रुपए, हरदोई में 8150 रुपए और शाहजहांपुर में 8450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 10,050 रुपए, फैजाबाद में 9,730 रुपए, हरदोई में 9,470 रुपए और शाहजहांपुर में 8,840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5,500 रुपए, लखीमपुर में 5,240 रुपए, फैजाबाद में 5,550 रुपए, हरदोई में 4,970 रुपए और शाहजहांपुर में 5,335 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3,350 रुपए, लखीमपुर में 2,700 रुपए, फैजाबाद में 2,750 रुपए, हरदोई में 2,450 रुपए और शाहजहांपुर में 2,465 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 865 रुपए, लखीमपुर में 800 रुपए, फैजाबाद में 750 रुपए, हरदोई में 780 रुपए और शाहजहांपुर में 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 2,150 रुपए, लखीमपुर में 2,125 रुपए, फैजाबाद में 2,000 रुपए, हरदोई में 1,925 रुपए और शाहजहांपुर में 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में,
NHM बागवानी मिशन। हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद फसल का उत्पादन होता है और उस उत्पादन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बहुत ही बड़ी बात है। और अगर इसको वैज्ञानिक ढंग से भंडारण की बात करें तो हमको वैज्ञानिक ढंग से भंडारण की जानकारियां भी लेनी होती हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धान की फसल की कटाई जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, इसको कैसे वैज्ञानिक ढंग से भंडारित किया जाए। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री ज्ञान सिंह जी, आप अपर निदेशक कृषि हैं कृषि भवन लखनऊ में। आपका स्वागत है ज्ञान सिंह जी, सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों की जो कटाई चल रही है इस समय, तो एक पहचान हो जाए उचित, कब नमी होगी, कब हमारे धान की कटाई योग्य फसल हो गई है, उस पर मार्गदर्शन करें आप। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया है यहाँ पर सबसे रूबरू होने का। देखिए, जहाँ तक कटाई चल रही है तो जो कटाई है वो जनरली बालें निकलने के बाद 25 से 40 दिन के अंदर फसल बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है। जो अगेती फसलें होती हैं काटने वाली वो 25 से 30 दिन में, और जो लेट होती हैं वो 35 से 40 दिन में उनकी जो कटाई की जा सकती है। और उस समय करीब करीब उनमें जो मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, वो 20 से 22% होनी चाहिए। और इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी कटाई ठीक कर लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें यहाँ पर कि जब बालें सख्त पड़ जाएं, दाने सख्त पड़ जाएं, उसके 1 महीने बाद तक पानी नहीं देना चाहिए। ताकि वो दाने अपने समय पर जाके बिल्कुल सही पक जाएं और जो अगली फसल को हमने बोना है उसको बोने का भी पर्याप्त समय मिल जाए। जी बिल्कुल, दानों में नमी का प्रतिशत कम हो जाए तब कटाई की जाए। कटाई का सही तरीका क्या रहेगा, कैसे काटी जाए फसल? जी, कटाई का तो तरीका यही कि इसके कई वैज्ञानिक तरीके हैं। उसके साथ आप कटाई कर सकते हैं। इसके साथ रीपर आ सकते हैं, पैडी हार्वेस्टर आ सकता है, हसिया है, ये सब तरीके तो हैं। लेकिन जो हमें इसका भंडारण करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो हम आते हैं भंडारण के जो हमारे क्रियाकलाप है यानी चक्र भंडारण का। क्या है तरीका वैज्ञानिक ढंग से भंडारण का चक्र की हम बात करें? जी, मैं आपको दोनों से बताने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, जहाँ तक चक्र है भंडारण का, कृषक भाई पैदावार करते हैं, उसके बाद कटाई करते हैं, फिर मंडाई करते हैं, उसके बाद ओसाई करते हैं। ओसाई करने के बाद बैग में भराई होती है। भराई के बाद परिवहन किया जाता है। परिवहन के बाद भंडारण किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद उपभोक्ताओं, जो उसका अंतिम उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उस तक पहुंचाया जाता है। इस सारी प्रोसेस में, इस सारे वृत्त में हमको, जिसे साइकिल या सर्किल कह सकते हैं, हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा अन्न का लॉस ना हो, क्षति ना हो, और उसकी गुणवत्ता बिल्कुल कायम रहे, अक्षुण्ण रहे। इसी चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ज्ञान सिंह जी, इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों का उद्देश्य होता है कि बाजार में सही भाव मिल जाए, तब तक के लिए भंडारण किया हुआ अनाज सुरक्षित रहे। लेकिन अगर उद्देश्य की हम बात करें वैज्ञानिक ढंग से, तो क्या इसके उद्देश्य और भी कुछ है? देखिए, जहाँ तक उद्देश्य है, मोटे मोटे 3 उद्देश्य हैं। जी, सबसे पहले तो काश्तकार स्वयं इसका भंडारण करते हैं। काश्तकार जैसे अपने सामान्य लेन देन के लिए करते हैं, जिससे हम खाने पीने के लिए भी करते हैं, या पुराने शब्दों में से हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, उसके लिए भी करते हैं, अपनी निजी बिक्री के लिए भी करते हैं, और अपने बीज उपयोग के लिए भी इसको रख सकते हैं।
अच्छा अच्छा। अब महत्वपूर्ण जो बिंदु की हम बात करें, कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनको भंडारण से पहले हमारे किसान भाई दिमाग में बैठा ले, ध्यान में रखें वो बातें, उनके बारे में जानना चाहेंगे, प्रमुख बिंदु जो है? जी, मैं प्रमुख बिंदुओं से भी आपको अवगत कराता हूँ, लेकिन दो मैं इसमें चीजें और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें ट्रेडर भी करते हैं, इसका भंडारण करते हैं, जो कि बिक्री की करते हैं, और तीसरा जो कमर्शियल लेवल पर भी इसको भंडारण किया जाता है, जो कि कोऑपरेटिव में किया जाता है, या मिलर्स करते हैं, जो कि इसको बीज के लिए या अर्बन को जो क्लाइंट है हमारे, जो शहरी उपभोक्ता हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए भी इसको उपलब्ध कराया जाता है। जी बिल्कुल। और जहां तक सामान्य दिशा निर्देश हैं, तो भंडारण इस तरह से करना चाहिए कि भंडारण हेतु जो स्थल का चयन है वो बहुत सुरक्षित हो जी, और वो पानी से और नमी से इसमें थोड़ा सा दूर रहे, अलग रहे, ऊंचे स्थान पर बना रहे, और इसके लिए वे सुरक्षित भी रहे और पर्याप्त भी हमारे पास व्यवस्था रहे, उसकी पूरी तरह से साफ सफाई रहे और फर्श उसका एकदम से पक्का रहे, और भंडारण करने से पहले उसकी पूरी तरह से स्वीपिंग, क्लीनिंग और उसमें दवाई का छिड़काव हो जाए, ताकि उसमें किसी तरह का भी कोई इन्फेस्टेशन ना रहे, कोई रोग की, व्याधि की, कीट की कोई उसमें गुंजाइश न रहने पाए। यानी कि भंडार गृहों की भी सफाई करें और जिन पात्रों में या बोरों में रखते हैं उनकी भी सफाई करें, उनकी भी सफाई रहनी चाहिए। अच्छा है कि वो फर्श का हो, उसका फर्श और पक्का बना, सीमेंटेड का बना रहना चाहिए, ये सब उसमें करना चाहिए। तो उससे क्या साफ सफाई में जैसे फफूंदी नाशक वगैरह भी हम करते हैं, फफूंदी लग जाती है अनाज में, तो इनका भी प्रयोग करेंगे? जी जी, उसमें हम फफूंदी नाशक का भी प्रयोग करते हैं, उसका भी प्रयोग करें, फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, और ये सब उपचार, रोकथाम जो है वो सबसे बढ़िया इलाज है, उपचार से बढ़िया हमको रोकथाम करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कौन से बिंदु हैं जिनको रखें? इसके अलावा हमें जो हमारे एग मार्क द्वारा दिए गए नॉर्म्स हैं उसका परिपालन करना चाहिए, और साथ में जो फॉरेन मटेरियल जिसे कहते हैं, धूल है, पत्थर है, डस्ट है, पत्तियां हैं, घास फूस हैं, तिनके हैं, स्ट्रॉ है, घास है, ये सब चीज़ों को भी हमें उससे पृथक कर देना चाहिए। कई इस तरह के भी बीज होते हैं जो जिसमें अलग रंग के होते हैं, या कलरहीन, रंगहीन होते हैं, या लाल रंग के कैरमल टाइप के हो जाते हैं, इन सबको भी हमें वहाँ से पृथक कर देना चाहिए जी। और तितलियों से, कीड़ों से, पतंगों से, मकड़ियों से, इन सब से भी इनको बचाए रखना चाहिए जी। दीवारों पर, फर्श पर जो है कीटनाशकों को, जैसा मैंने आपको पहले ही अवगत कराया, ये करते रहना चाहिए। और भंडार स्थल पर भी जो है वो बाहर से भी किसी प्रकार के कोई कीट ना हो, ज्यादा वो मतलब अदर क्रॉप्स के रेजिड्यूज ना हो, अवशेष ना हो, या तने पत्तियां कांटे ना हो, इस तरह की मतलब गंदगी ना हो, इस सब का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे किसान भाई दो तरह से अनाज का करते हैं भंडारण, एक तो खाने के उद्देश्य से जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बाजार में बिक्री कर दी, दूसरा बीज के उद्देश्य से, बीज के लिए भी करते हैं। जी जी, उनको हमको फफूंदियों से भी बचाना पड़ता है, तो उनको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। जी, जो बीज के लिए हम प्रयोग करते हैं उसका जो स्टैंडर्ड संस्कृत जो होते हैं कि ये कवकनाशी जो हैं, उससे भली भांति हमको इसका उपचार कर देना चाहिए, और उसके बाद इसकी एक बैगिंग कर देनी चाहिए। ये बैग जो हैं बड़े अच्छे, ये बैग भी साफ सुथरे होने चाहिए, चाहे ये जूट के बैग हों, चाहे वो HDPE के बैग हों, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो पॉलीथीन की थैलियां हों, उन सब में भी इसको हम रख के भली भांति से स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और जब हम थ्रेसिंग करते हैं बहुत सारे दाने टूट जाते हैं, या जो कच्चे दाने छूटे उनका रंग बदल जाता है, क्या ऐसे दानों को अलग कर दें? हाँ, इनको दानों को भी पहले से प्रत्यंग वो ग्रेडिंग में ही आ जाता है। अच्छा। इन सबको साफ सुथरा करके अलग से कर देना चाहिए, और अच्छी तरह से बैग में पैक कर देना चाहिए। बैग भी ऐसे होने चाहिए जिसके बाहर बिल्कुल साफ सुथरा लिखा रहना चाहिए कि इसमें कब बैग को पैक किया गया है, किसके द्वारा पैक किया गया है, इसकी एक्सपायरी क्या है, यदि बिक्री के लिए है तो उसकी रेट जो दर है वो भी उसमें अंकित कर देनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय या कोई ऐसी बात ना रहे जिससे कि किसी को कोई धोखा हो सके। अब आती है भंडार गृहों के साथ में हमारे किसान भाई जो छोटे स्तर पर भंडार करते हैं या बड़े स्तर पर करते हैं, बिन यानी भंडार, छोटे छोटे पात्र जो आते हैं, तो इनके बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जिनको उपयोग में ला सकते हैं किसान भाई, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इनको? देखिए, सामान्य स्तर पर जो कृषक भाई करते हैं, पुराने जो लोग हैं वो मिट्टी के उनके बने होते हैं, पात्र होते हैं, संरचनाएं बनी होती हैं, उसमें करते हैं। और आजकल अब थोड़े से लोग पक्के ये मेटल पर भी आ गए हैं, मेटल मीन्स बखारी आ गई हैं, तो बखारी हमारे विभाग से भी उपलब्ध कराई जाती हैं, एग्रो से भी उपलब्ध कराई जाती हैं, तरह तरह के साइज की बखारी आ रही हैं, उसका काश्तकार भाई उपयोग कर सकते हैं।
और उसमें उनको फ़ायदा है। और अब कुछ पक्की संरचनाएं भी बन रही हैं, ईंट की बन रही हैं, सीमेंटेड बन रही हैं, ये भी अब बड़े स्तर पर प्रयोग में लाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो कमर्शियल स्तर पर है, बड़े अच्छे लार्ज स्तर के व्यावसायिक स्तर पर है, वहाँ पर क्या कहते हैं सिलो जो बड़े बड़े हैं उनको भी, जैसे बीज विकास निगम है या कमर्शियल जो कोऑपरेटिव के भंडार बड़े बड़े हैं, वो इन सिलों का भी प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ज्ञान सिंह जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कि कैसे जो इतनी परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद उत्पादन लाए हैं घर पर अपने, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से भंडारित कर सकते हैं। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए आपने जानकारियां तो प्राप्त की हमारे अपर निदेशक महोदय से कि कैसे अपने उत्पादन को सुरक्षित रखें जब तक उसका उपयोग न कर लें और मंडी तक न पहुंचा दें। तो हाँ, आशा करते हैं कि जानकारियां आपके लिए फायदेमंद होंगी और आप इनका प्रयोग भी करेंगे ताकि आपके परिश्रम से उत्पादित फसल शुद्ध रहे और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बारिश के बाद राजधानी में भी बूंदाबांदी हुई। इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 16 से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 5 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड धीरे धीरे अपना असर बढ़ाएगी। आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 12 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 3 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम पशुओं पर झूल डालें, साथ ही रात में पशुओं को अंदर पशु घर में बांधें। पशुओं में मुंह पका और खुर पका रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराएं। बांझपन चिकित्सा एवं गर्भ परीक्षण कराएं। छोटे बछड़े और बछियों को विशेष ध्यान रखकर ठंड से बचाएं। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पुआल का बिछावन डालें। रबी चारा फसलों में सिंचाई करते रहें, जिससे ठंडे मौसम में फसल की बढ़वार प्रभावित न होने पाए। साथ ही चारा काटने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।